हेलो क्यूटी पाई, स्वागत है आप सबका एक और रिवेंज लव स्टोरी में। कहते हैं ना कि एक शौक किसी भी इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। तो हमारी आज की कहानी कुछ इसी थीम पर बेस्ड है। इस कहानी की हीरोइन खुद का रिवेंज लेने के लिए किस हद तक जाने वाली है, वही हम लोग इस स्टोरी में देखने वाले हैं। कहानी के स्टार्टिंग में जिजी को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर का डेथ रिचुअल मना रही थी। एक्चुअल में उसकी इकलौती सिस्टर थी और वो उससे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार किया करती थी। लेकिन अचानक से उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है और सब ये कह रहे थे कि उसने खुद को हर्ट किया है, लेकिन जीजी जानती थी ऐसा हो नहीं सकता है। और ऊपर से जो यहाँ पर उसकी स्टेप फैमिली थी ना जीजी को, जो कि शुरुआत से ही जीजी और उसकी सिस्टर को पसंद नहीं करती थी, वो लोग यहाँ पर कहते हैं अब चलो हमारे घर में ऐसे मनहूसियत ना फैलाओ। जीजी को ये बात बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि एक तो यहाँ पर उसके सिस्टर का डेथ हुआ है और इस तरीके से ये लोग उनके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं। गुस्से में आकर के वो उनसे कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं रखना है। तुम लोगों ने मेरी और मेरी सिस्टर को कभी शुरुआत से पसंद नहीं किया। जीजी की मॉम के जाने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी की थी और जो उसकी स्टेप मदर थी ना, एज यूजुअल जीजी और उसके सिस्टर को पसंद नहीं करती थी। और चमड़ी मैटर में जो उसके बाबूजी थे वो भी जीजी और उसकी सिस्टर से चिढ़ने लगे थे। जीजी सोच लेती है कि अब वो इस दुनिया में अकेली है, उसकी ना तो कोई फैमिली है ना ही कोई दोस्त है। लाइफ का सिर्फ एक मोटिव है अपनी बहन के मौत के बारे में पता लगाना और उन लोगों से रिवेंज लेना। उसके सिस्टर के मरने के बाद उसके सिस्टर के बारे में बहुत सारी उल्टी-सीधी खबरें इंटरनेट पर आने लगी थी कि उसका अफ़ेयर बहुत सारे लड़कों के साथ था, फलाना-ढिमकाना। अब जीजी को इन बातों से बहुत गुस्सा आता है और जीजी उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पर कि जीजी जिस कंपनी में काम करने वाली थी, उस कंपनी का बॉस आया करता था, यानी कि उस क्लब में। इस बंदे से, जो कि इस क्लब का मैनेजर है, जीजी उससे पूछ रही होती है कि मुझे उस बंदे से मिलना है। लेकिन इसका मैनेजर था ना, वो जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर तियान की एंट्री होती है। तियान को देख करके जीजी को याद आता है कि ये तो उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड था। एक दिन जीजी ने अपने सिस्टर के फ़ोन पर तियान का वॉलपेपर देखा था, तो वो उससे पूछ रही थी कि ये कौन है। उसकी सिस्टर बताती है कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे फेमस हीरो है और मेरा इसके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है। उसने कहा है कि वो जल्दी ही मुझसे शादी करेगा। जीजी को लगने लगता है कि अगर ये इसके सिस्टर का बॉयफ्रेंड था तो शायद इसे इसके सिस्टर के बारे में कुछ पता हो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा था और किसने उसे मारा है। वो उससे बात करने जाने के लिए सोचती है। जीजी इस इंसान को फॉलो करती है, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बात सुनने लगती है। तियान को उसका मैनेजर कह रहा होता है कि हमने ये मेस तो क्लियर कर दिया है, आपकी जो ये एक्स गर्लफ्रेंड थी, हिडन गर्लफ्रेंड उसका, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके मॉम ने आपको वार्न किया है कि आपका इमेज बाहर ख़राब नहीं होना चाहिए, जो कुछ करना है सीक्रेटली करो। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तियान ने ही अपने सिस्टर यानी जीजी की बहन को मरवाया है, क्योंकि वो उसे शादी करने के लिए उसे दबाव बना रही थी और तियान को उस लड़की से शादी नहीं करना था। तभी इन्हें लगता है कि शायद कोई इनकी बातों को सुन रहा है और तियान अपने गुंडे लोगों को उनके पीछे छोड़ देता है ताकि उसे पकड़ करके लेकर के आने के लिए। वो लोग यहाँ पर जीजी के पीछे पड़ जाते हैं। जीजी को अस्थमा के अटैक्स आया करते थे और थोड़ी ही दूर दौड़ने के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो रोड साइड बेहोश होने ही वाली थी और वो गुंडे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर वो टकराती है एक इंसान से जिसने मास्क पहना हुआ था। जैसे वहाँ पर उसे हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन जब वो ध्यान देती है कि वो कौन है, तो वो थोड़ा-सा शॉक हो जाती है। फ़िलहाल वो उससे कुछ बात नहीं करती है। उसकी आइडेंटिटी काफ़ी सस्पिशियस सी लग रही थी। उस बंदे को वो मेडिसिन खिलाने के लिए बोलती है, क्योंकि उससे खुद ये काम नहीं किया जा रहा था। तो ये बंदा जीजी का यहाँ पे हेल्प करता है। पहले तो उसको फ़ोन गुंडे लोगों की तरफ फेंकता है ताकि उनका ध्यान उधर साइड भटके और फिर इसके बाद वो जीजी को उसके पास वाला मेडिसिन खिलाता है। वो गुंडे लोग जीजी का फ़ोन लेकर के चले जाते हैं और सोचते हैं कि जीजी शायद फरार हो गई है। वो जीजी का हेल्प करने के बाद वहाँ से जा रहा था। जीजी उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। वो कहता है भला मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूँ? जीजी कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में पता है। तुम्हारे कैप और तुम्हारे मास्क पर के लिखा हुआ है और मैं जानती हूँ कि तुम वही कोई हो जो कि इस तरीके से सीक्रेट ग्रुप के मेन हेड हो और तुम बहुत ही रूथलेस हो। मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। वो कहता है तुम्हें मेरा क्या हेल्प चाहिए? तो जीजी कहती है एक्चुअल में
मैं यहाँ पर तियान से बदला लेना चाहती हूँ। तियान ने मेरी बहन को मारा है, मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकती, मुझे किसी की हेल्प चाहिए क्योंकि मैं फ़िलहाल बहुत ही वीक हूँ। ये सस्पिशियस बंदा कोई और नहीं, इस कहानी का हीरो फू था, लेकिन एक और बड़ा सीक्रेट आगे चल के रिवील होने वाला है। वो यहाँ पर वही के था और वो ज़िज़ी की आँखों में सच में तियान के लिए नफ़रत और रिवेंज की ये फीलिंग को देख कर के समझ जाता है। जी यहाँ पर बहुत ही सीरियस है तियान से रिवेंज लेने के लिए और वो उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले कुछ महीनों तक वो उसे ट्रेन करता है, उसे बॉक्सिंग सिखाता है, पियानो बजाना सिखाता है और फिर फाइनली उस दिन का वो इंतज़ार कर रहा था, जिस दिन की इस तरीके से वो ज़िज़ी को मेन जंग में उतारेगा। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार वो ज़िज़ी का हेल्प करने के लिए रेडी क्यों हुआ था? वो तो आसानी से इस सिचुएशन से निकल सकता था। उस दिन जिस दिन का इन्हें सालों से इंतज़ार था आ जाता है। ज़िज़ी रेडी होकर के ऐसे विग-विग लगा कर के मेकअप करके पहुँच जाती है। एक पार्टी चल रहा था जहाँ पर कि तियान आने वाला था और वो पियानो पे वही सॉन्ग बजाती है जो कि उसके सिस्टर ने उसे सिखाया था। वो उसकी सिस्टर का फ़ेवरेट था। ज़िज़ी जानबूझ के ऐसा करती है तियान के नज़र में आने के लिए और वैसे भी रेडी होने के बाद ज़िज़ी इतनी प्रिटी लग रही थी कि तियान की नज़रें तो उस पर आनी ही थी और होता भी वही है जिसका कि ये लोग प्लान किए थे। तियान ज़िज़ी को देखते ही उसके लिए अट्रैक्टेड फ़ील करने लगता है। ऊपर से उसका ये सॉन्ग उसे और ज़्यादा ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड कर रहा था। प्लान 1 तो इसका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब प्लान 2 वही हीरो-हीरोइन को बचाएगा वाला सीन। पियानो बजाने के बाद ज़िज़ी जैसे ही नीचे उतरती है, एक बदमाश इंसान आकर के ज़िज़ी को छेड़ने लगता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ज़िज़ी बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और तियान यहाँ पर हीरो बनते हुए आ जाता है और कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये लड़की तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती है तो तुम इसे क्यों फ़ोर्स कर रहे हो? वो वहाँ से चले जाता है। ज़िज़ी थैंक्स बोलती है तियान को उसका हेल्प करने के लिए और जाते-जाते वो तियान को हिंट देते हुए उससे फ्लर्ट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तियान समझ जाता है कि ज़िज़ी उसे हिंट दे रही है। फिर से जी, शांति से जाकर के अकेले वाइन पीने लगती है। तियान उससे बात करने के लिए जाता है और कहता है, क्या हुआ? अकेले बैठी हो, वाइन पसंद नहीं आया क्या? ज़िज़ी कहती है, बचपन में मैंने एक वाइन स्मेल किया था और वो वाइन मैं कई सालों से ढूँढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं है, मुझे वही वाइन पीना है। तियान कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे वाइन्स के कलेक्शन है। शायद तुम्हें उसमें अपना फ़ेवरेट वाइन मिल जाए। जीजी कहती है, क्या तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगा? तुम इतने बड़े फ़ेमस एक्टर हो, तुम इस तरीके से मुझे घर लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे बारे में वापस से मीडिया में खबरें छपने लगी तो? तियान कहता है, अब इन सब बारों में मैं सोचते रहूँगा तो फिर तो अपनी लाइफ़ नहीं जी पाऊँगा ना। अगर तुम वाइन टेस्ट करना चाहती हो तो चल सकती हो। जीजी यही तो चाहती थी और वो तियान के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फू जीजी के पीछे लगा हुआ था। तियान जीजी को अपने घर लेकर के जाता है और वहाँ एक बड़ा-सा सीक्रेट रिवील होता है। तियान जीजी को कहता है, ये मेरा घर है। जैसे ही जीजी अंदर जाती है तो सामने देखती है फू को। फू एक्चुअल में यहाँ पर तियान का सौतेला भाई था, लेकिन वो फूल बनने की एक्टिंग कर रहा था कई सालों से। और ये बात ज़िज़ी भी नहीं जानती थी कि के ही फू है। वो फू को यहाँ पर टियान का सौतेला भाई समझ रही होती है और वो यहाँ पर ज़िज़ी के साथ वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि छोटे बच्चे बिहेव कर रहे होते हैं। टियान बताता है कि फू की मेंटल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। और वो दोनों एक-दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। टियान यहाँ पर घर की मेड को फू को नीचे ले जाने के लिए बोलता है। फू को फ़िक्र थी कि वो अपना काम कंप्लीट कर पाएगी या नहीं। ज़िज़ी का यहाँ पर लेवल 1 आज शुरू होने वाला था। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो गई तो वो तियान के काम आ सकती है। तियान उसे अपने स्टडी रूम में लेकर के जाता है, यहीं वेट करने के लिए बोलता है। वो थोड़ी देर में उसके लिए वाइन लेकर के आ रहा है। जीजी जानबूझ करके तियान के इंटरेस्ट वाले टॉपिक पर बात कर रही होती है, ताकि तियान को ऐसा लगने लगे कि वो बिल्कुल उसके टाइप की है। और जैसे ही तियान वाइन लेने के लिए नीचे जाता है, जीजी सामने रखे लैपटॉप को हैक करके उसमें पड़े बिज़नेस के वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन अभी सिर्फ 80% ही ट्रांसफ़र हो पाया था कि इधर तियान आने लगता है। जीजी घबरा रही होती है कि कहीं वो पकड़े न जाए काम पूरा होने से पहले ही और इधर तियान जल्दी-जल्दी आ रहा था। लेकिन तभी गेट पर यहाँ पर फू आ जाता है और वो यहाँ पर तियान के वाइन को गिरा देता है। तियान यहाँ पर वाइन फू से गुस्सा करने लगता है
फ़ोन ऐसा जानबूझ के किया था ताकि ज़िज़ी अपना काम कंप्लीट कर सके। घर की मेड यहाँ पर आती है, तियान उस पर गुस्सा करता है कि जब मैंने कहा था इसे नीचे लेकर के जाओ तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और घर की मेड सॉरी सॉरी बोलते हुए फू को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। जीजी तब तक अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी और वो कमरे का गेट खुद ही ओपन कर देती है, ये देखने के बहाने कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो देखती है कि फू ने इस तरीके से वाइन गिरा दिया है, वो नोटिस नहीं कर पाती कि वो उसका हेल्प कर रहा है। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं वाइन पीने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान चेक करता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो कमरे में सब कुछ ठीक था। वो यहाँ पर जीजी को नीचे लेकर के जा रहा था, वो जानबूझकर के उसके क्लोज रहने का कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो जीजी को चॉकलेट खाने के लिए देता है। जीजी भी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो। और वो यहाँ पर जीजी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। एक बार को तो जीजी को डाउट होता है कि कहीं फू वही बंदा तो नहीं है कि जिसके साथ कि वो काम कर रही है। वो मास्क पहन करके बिल्कुल सेम लगेगा। वो फू की आंखों की बड़ाई करती है कि तुम्हारी आंखें काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी एक दोस्त की तरह मिलती हैं। घर की मेड यहाँ पर आकर के फू को आराम करने के लिए लेकर के जाती है तियान के कहने पर। तभी वहाँ पर तियान आता है और वह ज़िज़ी के लिए वाइन लेकर के आया हुआ था। हालाँकि फू को जाने का मन नहीं था, लेकिन उसकी जाना यहाँ मजबूरी थी। वह दूर से ही यहाँ पर ज़िज़ी पे नज़र रखा हुआ था। तियान और ज़िज़ी यहाँ पर कुछ टाइम साथ में बिताते हैं, वाइन-वाइन पीते हैं। ज़िज़ी बड़ाई करती है कि हाँ, वाइन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी टेस्टी है और साथ ही में यहाँ पर वो तियान को ये दिखाती है कि एक्चुअल में वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। फिर जीजी को तियान घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बैठा देता है। इसके बाद हम लोग फू को देखते हैं, वो अपने एक और बंदे जिसके साथ मिल कर के वो काम कर रहा है, उससे बात कर रहा था। उसका बंदा उससे कहता है मुझे नहीं लगता है कि जीजी काम की है, क्योंकि अगर वो आज अपना फ़ाइल नहीं लेकर के आ पाएगा फिर वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। वो यहाँ पर ज़िज़ी के बारे में सोच रहा था। फ्लैशबैक में उसे याद आता है उसकी मॉम ने मरने से पहले कहा था, बेटा तुम्हें इस घर में खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। इस घर के लोग बहुत ही बुरे हैं और तुम्हें फूल बन के रहना होगा जब तक कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ कि तुम उनसे मेरी मौत का बदला ले सको। वो उस समय बहुत छोटा था। रिवेंज क्या होता है और मॉम की मौत का बदला का मतलब नहीं समझ पा रहा था। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में एक बात ज़रूर घर कर गई थी कि उसे यहाँ पर खुद को सेव करके रखना है इस फैमिली में। इस फैमिली में उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। इसी वज़ह से शायद उसकी मॉम इस दुनिया में आज नहीं है। अब उसकी मॉम चल बसती है और फू इसी बात को याद कर रहा था। इसके बाद से अपनी मॉम की बात मान करके फू इस तरीके से उस घर में फूल बन कर के आता है। अब जब यहाँ पर तियान की मॉम चेक करना चाहती थी कि फू एक्चुअल में फूल है या नहीं, वो उसके लिए डोनट्स लेकर के आती है और उसे कहती है नीचे गिरा करके ये तुम्हारे फेवरेट है। फू रिवेंज लेने में इतना ज़्यादा डिटरमाइंड था कि फर्श पर गिरा हुआ वो फूड उठा करके खाने लगता है। उसकी मजबूरी थी। तब जाकर के तियान की मॉम को लगता है कि शायद वो सच में कोई फूल है और इस दिन के बाद से उन्होंने फू पर कभी डाउट नहीं किया। अब यहाँ पर उसका फ्रेंड वही कह रहा होता है कि जीजी हमारे काम की नहीं है। फू कहता है वो कुछ देर में हमें पता चल जाने वाला है। फिर यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जीजी को उसे एक मौका देना होगा, क्योंकि उसने जो आंखों में उसकी रिवेंज देखा था वो झूठ नहीं हो सकता है। जीजी उसे मैसेज करती है कि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया, जो फाइल उसे चाहिए वो ले चुकी है। जैसे ही यहाँ पर ज़िज़ी मैसेज करती है ये वाला फू को कि उसने वो फ़ाइल ले लिया है, तो फू उससे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन ज़िज़ी उसका फ़ेस ना देख सके, इसीलिए उसे अपनी आँखों पर ऐसे ब्लाइंडफ़ोल्ड करने के लिए कहा था। ज़िज़ी जो आती है, फू को उसको फ़ाइल देती है, फू अपना मास्क खोलता है उसके सामने। ज़िज़ी उससे पूछती है, आगे क्या करना है? वो उसे कहता है आगे का जो प्लान होगा मैं तुम्हें बताऊँगा। वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ पे जीजी उससे पूछ देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? फिर उसे इस बात का रिग्रेट होने लगता है कि उसे फू से ये बात नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एज़ पार्टनर यहाँ पर काम कर रहे हैं। फू की पर्सनल लाइफ़ क्या चल रही है, उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ना जाने क्यों फू ने उसका इतनी बार हेल्प किया था और शायद वो उसमें इंटरेस्टेड होने लगी थी। ये बात सुनते ही कि जीजी यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइफ़ में इंटरेस्टेड हो रही है, वो कुछ कह ही नहीं पाता है। वो तो खुद ही एक पार्टनर की तलाश कर रहा था। वो यहाँ पर आगे बढ़ के इस तरीके से ज़िज़ी को किस कर लेता है और ये ज़िज़ी के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। तभी ज़िज़ी को उसके फ्रेंड का कॉल आ रहा था, वो वहाँ से चले जाता है।
ज़िज़ी शॉक थी कि यहाँ पर हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है। फ़ू के जाने के बाद वो जल्दी से अपना ब्लाइंडफोल्ड खोलती है। उसे लगा था कि शायद फ़ू वहीं पर रुका होगा तो शायद वो उसका फ़ेस देख पाएगी, लेकिन वो देखती है वो तो जा चुका है। फिर उसका ध्यान जाता है कि उसका कॉल आ रहा है। वो फ़ोन उठाती है, उसकी फ्रेंड पूछ रही थी कि वो किधर है, तो वो झूठ कह देती है। वो घर पहुँच गई है और वो आराम करने जा रही है। वो उसकी फैमिली तो थी नहीं, वो अपने दोस्त लोगों को वो रिवेंज लेने के प्लान कर रही है। इस बारे में नहीं बताती है क्योंकि वो लोग उसके लिए परेशान होने लगेंगे। और इधर दियान के फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन्हें ज़िज़ी के सिस्टर के बारे में पता चला था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, इस वजह से उसे डाँट लगा रहे होते हैं। साथ ही में ज़िज़ी ने जो फ़ाइल यहाँ पर फ़ू को दिया था, इस वजह से भी फ़ू ने दियान के ऑफ़िस में अच्छा खासा लॉस करवाया था, तो उसके फादर इसीलिए डाँट रहे थे कि तुम दिन भर बस छौड़िया पटाओ यही करते रहो, ऑफ़िस में तो कोई काम धंधा है नहीं, देखो तुम्हारी वज़ह से कितना लॉस हुआ है। और ऊपर से उस लड़की का न्यूज़ वाला अभी तक ये मैटर शांत भी नहीं हुआ है। वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें सँभल कर के रहना होगा। लड़कियों का चक्कर बाहर नहीं आना चाहिए वरना बहुत ही पंगे हो जाएँगे। इस बात पर टियान कह देता है ठीक है डैड, वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और उन्हें पता चला था कि कल फिर टियान किसी को लेकर के आया था, वो उसे डाँटते हुए कहते हैं उस लड़की से कनेक्शन ख़त्म करो, वरना अगर तुम इस तरीके से फेमस हीरो हो, तुम्हारे बारे में बाहर बातें आएँगी तो फिर तुम्हारा करियर तो ख़त्म ही समझो। तियान ज वैसा ही करता है जैसे उसके डैड कहे थे, वो जीजी के सारे कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। जीजी परेशान होकर के वापस से फू से मिलने के लिए जाती है और कहती है मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या अचानक से, सब कुछ तो प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन अचानक से तियान ने उसे क्यों ब्लॉक कर दिया? अब मैं उस फैमिली में कैसे जाऊँगी? फू कुछ सोचने के बाद कहता है हमें हमारे प्लान में तो कामयाब होना ही होगा। जीजी कहती है मुझे तियान से बदला लेना है किसी भी हालत में। वो उससे कहता है तुम्हारे पास एक रास्ता है उस घर में एंटर लेने का। जीजी पूछती है क्या? तो वो उससे कहता है कि तुम तियान के भाई फू से शादी कर लो। भले ही वो थोड़ा-सा मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन इसके बदले तुम इस तरीके से उस घर में एंटर ले सकती हो। जीजी को भी ये आइडिया सही लगता है और वो ओके कहते हुए अपने फैमिली के बुलाने पर घर चली जाती है अगले दिन, जहाँ पर कि उसके फैमिली मेंबर उसे कह रहे थे कि हमें पता चला है कि फू का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। भले ही वो थोड़ा-सा मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसे इतने अमीर घराने में भी तो चली जाओगी। उसकी उन लोगों की नज़र तो यहाँ पर जीजी के मिलने वाले बेथोरल गिफ्ट्स पर थी, लेकिन जीजी उसे साफ कह देती है, भले मैं फू से शादी करूँ या ना करूँ, लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है कि बेथोरल गिफ्ट्स के पैसे तो तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। अगले दिन इस तरीके से फ़ू जीजी से मिलने के लिए आता है और वो अभी यहाँ पर वही मेंटली अनस्टेबल वाला ही एक्टिंग कर रहा था। जीजी उससे पूछती है कि क्या फ़ू उसे पसंद करता है? वो यहाँ पर बहुत सारे बेथोरल गिफ्ट्स लेकर के आया हुआ था। क्योंकि अब इस तरीके से जीजी के सामने इमेज भी तो बनाना था। तो वो कह देता है कि हाँ, वो जीजी को पसंद करता है। जीजी उससे कहती है तुमने ये शादी का प्रपोज़ल दिया था। वो कहता है शादी का प्रपोज़ल क्या होता है? जीजी सोचती है कि ये इतना इनोसेंट है, मैं इसका कैसे यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के सिचुएशन के हिसाब से उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फू से इधर-उधर की कुछ बातें करने के बाद वो बोल देती है कि ठीक है, वो फू से शादी करने के लिए तैयार है। उसके फैमिली मेंबर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन फू यहाँ पर उन्हें पैसे देने से मना कर देता है और कहता है, ये जीजी के बेथोरल गिफ्ट्स है, तो ये पैसे जीजी को मिलने वाले हैं। अब जो घर का बटलर था, वो सारे गिफ्ट्स वगैरह जीजी को दे देता है। जीजी के फैमिली का तो मुँह ही बन जाता है। एक तो इतने अमीर घराने में जीजी की शादी और ऊपर से उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। वो लोग तो जीजी से बाद में पैसे छीनने मिलने का प्लान बना रहे थे। जीजी यहाँ पर उनके सामने अनाउंस कर देती है कि जब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैंने सारे रिश्ते नाते तुमसे तोड़ लिया है, तो फिर ये फूटी कौड़ी तो मैं तुम्हें देने नहीं वाली हूँ, चाहे जो करना है कर लो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। फू यहाँ पर जीजी का सपोर्ट कर रहा था। भले ही वहाँ पर वो फूल बनने की एक्टिंग कर रहा था। जीजी सोचने लगती है कि ये बंदा कितना क्यूट है, जितना उसे समझ में आ रहा है उसी हिसाब से वो यहाँ पर जीजी का सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर फू जीजी के कहने पर इसके फैमिली मेंबर को फ़ोर्स कर रहा था कि वो उसके सिस्टर और उसकी मॉम के सामने जा कर के अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे, क्योंकि उन लोगों ने कभी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं किया था। फू भले ही फूल था, लेकिन था तो बड़ी फैमिली से ना, उन्हें डर के मारे ऐसा करना पड़ता है कि कहीं वो उसकी कंपनी में प्रॉब्लम ना क्रिएट करने लगे। जीजी को अब जा कर के थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। लेकिन वो फू को सोच रही थी कि फू सच में तो फूल है ना, वो कभी-कभी एकदम मैच्योर की तरह क्यों बिहेव करने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तियान को भी ये बात पता चला था कि जीजी यहाँ पर फू से शादी कर रही है। वो उसके साथ जानबूझ कर के फ्लर्ट करते हुए कहती है, तुमने तो मुझे वैसे भी हर जगह से ब्लॉक कर दिया था।
मेरा इंटरेस्ट जगा करके। अब तुम्हें क्या लगता है, मैं फू से क्यों शादी कर रही हूँ? ऐसा कहते हुए वो तियान को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी फू बीच में आ जाता है। ज़िज़ी यहाँ पर तियान को हिंट दे चुकी थी कि वो उसके लिए यहाँ पर फू से शादी कर रही है, वो तो फूल है, उसे क्या ही पता चलेगा। और तियान को लगने लगा था कि ज़िज़ी तो उसके प्यार में पागल है। फू के आते ही तियान को वहाँ से जाना पड़ता है। ज़िज़ी उसे लेकर के कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद फू कह रहा था कि क्या तुम तियान के साथ कोई गेम खेल रही थी? मुझे भी तुम्हारे साथ वो गेम खेलना है, मुझे भी तुम्हें किस करना है। ज़िज़ी उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जो एक असली प्यार, एक असली फ़िज़िकल रिलेशनशिप एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है, वो मैं तुम्हारे साथ नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी एक बच्चे की तरह है, तो तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएगा। फू से इतना कहता है कि वो ज़िज़ी को सारे एस्पेक्ट में प्रोटेक्ट करेगा। कहीं न कहीं इस रिवेंज के मैटर में वो यहाँ पर ज़िज़ी को पसंद करने लगा था। और ज़िज़ी को खुद इस बारे में पता नहीं था कि वो जिस बंदे की वाइफ़ बन कर के आई है, वो कोई और नहीं, वही के है। लेकिन हाँ, वो फू के घर की इस कंडीशन को देख कर के समझ जाती है, फू का भी उसी की तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो ये मन ही मन सोचती है कि वो भी फू को इस फैमिली में प्रोटेक्ट करेगी, भले ही वो कभी रियल कपल ना बन पाए। वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है, हमें जल्द से जल्द इस सारे मैटर को क्लियर आउट करना होगा, वरना ज़िज़ी के जान को आगे चल कर के और ज़्यादा खतरा हो सकता है। उसे अपनी फैमिली से अपना रिवेंज तो लेना ही था, स्पेशली फू और उसकी मॉम से। इन सब मैटरों में उसकी कोई डैड की गलती नहीं थी। इसी वजह से वो डैड को तो जाने दे देगा, लेकिन तियान और उसकी मॉम को नहीं छोड़ने वाला है। ज़िज़ी बातों-बातों में फू के ही बारे में बताती है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि उसका बहुत हेल्प किया करता है। शुरुआत से उसने सिर्फ़ उसका हेल्प ही किया और वो काफ़ी अच्छा है बिहेव में। तो फू उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा जैसे कि तुम्हारा वो दूसरा फ्रेंड करता है। ज़िज़ी हँसते हुए ओके, ओके कह के उसे सोने के लिए बोल देती है। ज़िज़ी को खुद ही नहीं पता था कि वो फू से ही फू के बारे में चीज़ों को शेयर कर रही है। दोनों आज की रात साथ में स्पेंड करते हैं। आधी रात को फू के बन करके जीजी को मैसेज करता है नेक्स्ट डे मिलने के लिए। जीजी ये मैसेज पढ़ करके अगली सुबह जब उसे मौका मिलता है तब वो के से मिलने के लिए निकल जाती है। के ने उसे एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था और हर बार की तरह इस तरीके से उसे ब्लाइंड फोल्ड हो करके रहना था। वो उससे मिलने के लिए जाता है। वो जीजी से कहता है कि क्या तुमने उससे शादी-वादी कर लिया? जीजी कहती है हाँ, मैं शादी करके उस घर में एंट्री ले चुकी हूँ। मुझे सिर्फ़ कुछ दिनों तक तियान के साथ फ्लर्ट करना है और फिर मैं जल्दी ही और जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट है वो तुम्हारे लिए लेकर के आ जाऊँगी। वो कहता है चलो ठीक है, देखते हैं आगे तुम कितने मेरे लिए काम की साबित हो सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए तियान से रिवेंज ज़रूर ही लूँगी। यहाँ पर जब वो ऐसा कह के जाने लगता है तो जीजू से कहती है कि आखिरकार ये स्पेशल इतना मिशन क्यों है तुम्हारे लिए? और लास्ट टाइम जो तुमने मुझे किस किया था, क्या तुम उस चीज़ को लेकर के सीरियस थे? ये बात सुनते ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपना मास्क खोलता है और आगे बढ़ कर के वापस से ऐसे जीजी को किस कर लेता है। अब जीजी भी कहीं न कहीं के को पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो उसका इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा है स्ट्रेंजर होने के बावजूद। उसे पता नहीं था कि वो का खुद का भी एक मिशन है यहाँ पर जीजी का हेल्प करने के बदले, और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जीजी भी वो को रोकती नहीं है और दोनों अपना फर्स्ट नाइट यहाँ पर साथ में बिताते हैं। अगली सुबह वो वहाँ से जा चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसे वो भी बन करके तो उस घर में रहना था। जीजी जब जगती है तो देखती है कि वो जा चुका है। वो उससे बात करना चाह रही थी, वो वहाँ पर उसका ब्लाइंडफोल्ड छोड़ कर के गया हुआ था। अब जीजी को याद आता है उसे जल्दी-जल्दी घर जाना होगा। उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं उसका डाउट मत हो। फिर जब वो अपने कमरे में पहुँचती है तो देखती है कि फू सो रहा है। उसे थोड़ा-सा इस बात का रिग्रेट होता है, फू से ऐसे झूठ बोलने का, लेकिन फीलिंग का क्या कर सकते हैं। जब वो लोग ब्रेकफ़ास्ट टेबल पर थे तब ज़िज़ी यहाँ पर फू का केयर कर रही थी, उसे फूड वगैरह ऑफ़र कर रही थी। तियान के डैड खुश थे कि ज़िज़ी ने यहाँ पर फू से शादी करने के लिए ओके कह दिया है। टेबल के नीचे से तियान यहाँ पर ज़िज़ी के साथ फ्लर्ट कर रहा था और ज़िज़ी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के टेबल के नीचे से ही टच कर रहे होते हैं और यहाँ पर तियान की मॉम का चॉपस्टिक नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, और जैसे ही वो झुकती है तो देख लेती है कि एक्चुअल में ज़िज़ी यहाँ पर तियान के साथ फ्लर्ट कर रही है। फ़िलहाल यहाँ पर वो उस टेबल पर तो ज़िज़ी को कुछ बोलती नहीं है,
लेकिन वो बाद में उसे सबक ज़रूर सिखाएगी। हाँ, वो यहाँ पर तियान को वार्न ज़रूर करती है कि रिश्तों का ध्यान रखें। वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कि तियान यहाँ पर ज़िज़ी के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों का चक्कर उसके आगे-पीछे मंडरा रहा था। और एक और रूमर अगर तियान के बारे में बाहर आया तो फिर उसे अपना जॉब मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता है तो वो यहाँ पर जीजी को पनिश करने लगती है। जीजी उससे कहती है कि पहले ये बताओ मेरी क्या गलती है? तो तियान की मॉम कहती है, मैं जान रही हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो। तुमने फू से शादी मेरे बेटे के साथ रहने के लिए किया है। मैंने देखा है टेबल के नीचे तुम दोनों का क्या अफेयर चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है जीजी के सपोर्ट में। वो देखता है कि उसकी मॉम उसे बुली कर रही है, तो वो जीजी के सपोर्ट में अपनी मॉम को बोलने लगता है ऐसा नहीं करने के लिए। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक लड़की को कैसे चूज कर सकते हो मेरे आगे। तियान कहता है कि जीजी की गलती ही क्या है। तभी वहाँ पर फू आ जाता है जीजी के सपोर्ट के लिए, और वो यहाँ पर जब जाकर के उसका सपोर्ट करता है तो फ़िलहाल यहाँ पर तियान की मॉम फ़ू को कुछ नहीं बोल पाती है। फ़ू कहता है कि ज़िज़ी मेरी वाइफ़ है और वो उसे कोई भी यहाँ पर बुली नहीं कर सकता है। उसकी मॉम सोचने लगती है कि फ़ू सच में मेंटल है या वो सिर्फ मेंटल होने की एक्टिंग कर रहा है। इस तरीके से वो ज़िज़ी का सपोर्ट कर रहा है, कहीं वो गलत तो नहीं समझ रही। ज़िज़ी कहती है कि देखो आप जो समझ रही हो गलत समझ रही हो, मेरे और तियान के बीच ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपनी मॉम के सॉरी फू के साथ वहाँ से चली जाती है। तियान की मॉम अब पूरी पैनी नज़र रखने वाली थी ज़िज़ी पर। वो तियान को उसके चक्कर में नहीं पड़ने देने वाली थी, चाहे जो भी हो जाए। और फिर वो पता लगवाती है ज़िज़ी का बैकग्राउंड। इधर रात में तियान ज़िज़ी से मिलने के लिए आता है। जब ज़िज़ी ऐसे मॉइस्चराइज़र लगा करके सोने जा रही थी, वो उसे कहता है तो हम हमारे कमरे में चलें? तो ज़िज़ी इस चीज़ के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों वहाँ से भी जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फू जग जाता है और वो ज़िज़ी को कहने लगता है कि वो कहाँ जा रही है, और उसके हाथ से वो मॉइस्चराइज़र ले करके तियान के ऊपर डालने लगता है और एक्टिंग करने लगता है कि ये तो गेम काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है। तियान का पूरा ड्रेस यहाँ पर ख़राब हो जाता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। ज़िज़ी स्माइल करते हुए सोच रही होती है कि फ़ू ने बहुत ही सही किया उसे वहाँ से भगा करके। हर कमरे में जा कर के तियान काफ़ी गुस्सा हो रहा था कि वो जब भी जीजी के पास जाने का कोशिश कर रहा है, फ़ू बीच में आ जा रहा है। और वो सोच रहा था कि उसे कैसे न कैसे करके जीजी को अपना तो बनाना ही होगा। ज़िज़ी नेक्स्ट मौका यहाँ पर तियान को देती है। वो रात में इस तरीके से सोफ़े पे लेट करके बुक पढ़ रही थी। जानबूझ करके वो तियान को ऐसे हिंट दे रही होती है। वहाँ पर तियान आता है और इतनी सेक्सी सेक्सी ज़िज़ी को देख कर के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पहले तो आस-पास देखता है कि कोई है नहीं ना, जब उसे कोई नहीं दिखता है तब वो जाता है उससे बात करने के लिए। और इस तरीके से उसके शोल्डर का मसाज दे रहा था। जीजी समझ जाती है कि अब वो फँस चुका है। तियान के फ़ोन में उसे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना था ताकि इसके थ्रू जो के है वह तियान पे नज़र रख सके। इसके लिए तियान के फ़ोन के पास उसे जाना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ देर के लिए। इसी वजह से वो यहाँ पर तियान को इस तरीके से सेड्यूस कर रही होती है। और इधर वो ज़िज़ी पर नज़र रखे हुआ था। वो देखता है कि शायद आज रात ये काम हो जाएगा। वो अपने बंदे से रेडी रहने के लिए कहता है क्योंकि ज़िज़ी उसके फ़ोन में शायद आज ये इंस्टॉल कर ही दे। ज़िज़ी तियान के साथ उसके कमरे में जाती है। वो बाहर ही ज़िज़ी का इंतज़ार कर रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दूसरी साइड तियान के साथ वो वाइन पी रही होती है और जब वाइन पीने के बाद वो उसके क्लोज़ आने का कोशिश करता है तो वो उसे फ्रेशन अप होने के लिए बोलती है। तो फिर वो नहाने के लिए चले जाता है। ज़ेज़ी यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए तियान के फ़ोन में इस तरीके से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर देती है और सोचती है कि अब उसका काम हो गया। तियान आए उससे पहले ही वो कमरे से बाहर निकल लेती है। लेकिन जब वो जाकर के देखती है तो चेक करती है कमरे का तो लॉक बंद था। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और जीजी से पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। जीजी कहती है कि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो वो अपने कमरे में जा रही है। एक्चुअल में तियान ने जीजी की ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था और वो उसे पाने के लिए ये सब कुछ किया था।
कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि तियान की मॉम ने ज़िज़ी के बारे में जो रिसर्च कराया था, वो तियान को बताती है और कहती है कि तुम गधे इंसान, तुम तो दिमाग की जगह कहीं और से सोच रहे हो। तुम्हें पता भी है ज़िज़ी कौन है? जो गर्लफ्रेंड अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी मरी है, जिसका मेस हमने इतने मुश्किल से क्लियर किया है, ये उसकी सिस्टर है और उसने फू से शादी सिर्फ़ तुम्हारे करीब आने के लिए किया था, तुमसे बदला लेने के लिए, और तुम उसके चक्करों में पड़ते जा रहे हो। तियान को तो इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, और जब उसकी मॉम उससे ऐसा बताती है तो वो ज़िज़ी से रिवेंज लेने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड करने का प्लान करता है। इसीलिए बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रहता है जैसे कि वो पहले उसके साथ रहा करता था, बट वह जीजी को छोड़ने नहीं वाला है। वो उसकी सिस्टर की तरह ही उसे मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर ध्यान के बंदे लोग आते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि उसका सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है, फ़ोन ने एक्चुअल में ऐसा करवाया था, और इस वजह से तियान को बहुत ज़्यादा वाला लॉस होना स्टार्ट हो गया था। इधर उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था तो जीजी जैसे-तैसे करके वहाँ से निकलती है और फू उसके कमरे में था। तियान को समझ नहीं आता है कि हुआ क्या? उसका सिस्टम अचानक से कैसे हैक हो सकता है? फू ने जीजी को सेव करने के लिए ऐसा किया था। जैसे ही उसने वो एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड किया ना, तो उसने सब कुछ यहाँ पर हैक कर लिया। जीजी यहाँ पर फू को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब फ़ील हो रहा है। अब वो यहाँ पर जीजी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नशे में थे, और फ़िलहाल अभी जो पूरे घर में रायता फैला हुआ था, उसे सँभालना ज़्यादा ज़रूरी था। वो जीजी को जैसे-तैसे काम डाउन करने के लिए बोल रहा था, जीजी को वो रेस्ट करने के लिए बोल कर के जा रहा था, लेकिन जीजी उसे जाने नहीं देती है। वो कहती है कि मुझे क्यों तुम बार-बार किए की तरह लगते हो? क्या ये मेरी गलतफ़हमी है या मैं सही सोच रही हूँ? वो यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहता है, वो बस उसे बेड पर आराम करने के लिए लिटा देता है ताकि वो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर सके। जीजी वहाँ पर सोने लगती है और फू अपने बंदे से बात करने लगता है कि प्लान कैसा चल रहा है। वो बंदा कहता है कि बिल्कुल सही चल रहा है तियान को, हमने बहुत ही ज़्यादा लॉस करा दिया है, बट वो अपने सिस्टम को रिकवर करने का कोशिश कर रहा है, और इस वजह से हम पर भी खतरा आ सकता है कि इसे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। तियान ने यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े हैकर्स को बुला करके पता लगाया था, और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में आईपी एड्रेस तो घर के आस-पास का ही है। इधर फू अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि अभी तुम्हें सामने आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वो आईपी एड्रेस मेरे घर का ट्रांसफ़र कर दो, मैं सँभाल लूँगा। तियान को पता चल गया था कि वो हिडन ग्रुप का जो बंदा के है, उसने यहाँ पर इस तरीके से ये सब कुछ किया है, और वो तियान से क्यों ये सब कुछ कर रहा है, क्यों उसका लॉस कर रहा है, ये बात तियान को पता नहीं था। और जब यहाँ पर तियान को पता चलता है कि ये इसके घर का ही आईपी एड्रेस है, तो वो ये देखने के लिए चले जाता है इस घर में और है कौन? या तो जीजी हो सकती है या तो फू हो सकता है। अब फू तो यहाँ पर मेंटली अनस्टेबल है, तो वो हो नहीं सकता, लेकिन जीजी के पास इतना पावर है नहीं, और ऊपर से वो तो भी इतना ज़्यादा उस दवा के नशे में है, तो फिर वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। अब ध्यान यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहा था, यही सब कुछ सोचते हुए वो घर की तरफ वापस निकलता है कि वो कौन हो सकता है, पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर सारा शक फू पर ही जा रहा था कि हो सकता है कि वो इस तरीके से मेंटली अनस्टेबल होने की एक्टिंग कर रहा हो। घर जाने पर वो जाते ही यहाँ पर फू को बुली करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फू तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर तियान के डैड भी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ? तो तियान यहाँ पर फू पर कंप्लेन करते हुए डैड को कहता है कि डैड ये एक्टिंग कर रहा है कि मेंटली अनस्टेबल है। इसी ने मेरा सिस्टम यहाँ पर हैक किया है, जिस वज़ह से मुझे लॉस हो रहा है। वो उसी तरह बच्चे की तरह बना हुआ था, भले उसे थोड़ा बहुत मार भी खाना पड़ जाए। यहाँ पर जीजी होश में आ चुकी थी और वो फू के सपोर्ट में आती है। वो लोगों ने यहाँ पर सब कुछ घर के मेड पर डाल दिया था। यहाँ पर खुद को बचाने के लिए फू ने आईपी एड्रेस को एक स्मार्ट वॉच का बनाया था, और वो उसे ऐसे लॉन में फेंक देता है जो कि घर के मेड को मिलता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद कि कोई और है, और उसने इस स्मार्ट वॉच से कैसे भी कनेक्ट करके यहाँ हमारे घर के लॉन में फेंक दिया है। अब उसके फादर तियान के उस पर गुस्सा करने लगते हैं
कि वो बेचारा एक तो ऐसे ही मेंटली अनस्टेबल है और तुम यहाँ पर उस पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। फ़ोन है ये सब कुछ अभी यहाँ पर तियान के घर आने से पहले ही अपने ही दोस्त को कॉल करके सब कुछ सेट करा दिया था। एक बार तो वो बच जाता है। जी, जी, यहाँ पर फ़ू को सपोर्ट करते हुए तियान पर गुस्सा करती है कि इसका दिमाग बच्चे का है, तुम इस पर ऐसे कैसे बुली कर सकते हो? हालाँकि तियान की मॉम को भी डाउट था कि यहाँ पर फ़ू एक्टिंग कर रहा है, बट उसके फादर उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है और तुम इसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकती हो। वो यहाँ पर जीजी को कहते हैं जाओ फू को कमरे में अंदर लेकर के जाओ और फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। और वो तियान पर गुस्सा कर रहे थे कि जब तक तुम 100% श्योर ना हो जाओ इस तरीके से दोबारा कभी फू को बुली करने का कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। एक तो तुम खुद की लाइफ में ऐसे रहता फैलाते रहते हो, तुम्हें वो बंदा मिल नहीं रहा है जो कि इतने सालों से तुम्हें परेशान करने का कोशिश कर रहा है, और तुम यहाँ पर फू पर इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हो, उसे बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। एक छोटे बच्चे वाले दिमाग वाले को तुम इस तरीके से तंग कर रहे हो। यहाँ पर फुल ऑन फैमिली ड्रामा चल रहा था। वो तो बस इस चीज़ से खुश था कि फ़िलहाल तो वो बच गया है। आगे उसे थोड़ा-सा सँभल कर के काम करना हो और इस पर जो भी होगा, फाइनल ही होगा। इसके बाद जब फू को किसी ऐसे कमरे में लेकर के जाती है, तो वो उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? ज़्यादा बॉडी में पेन तो नहीं है ना? इस तरीके से तियान ने उसकी पिटाई-विटाई की थी, तो थोड़ा बहुत उससे चोट लगा था। यहाँ पर जब वो फू की बॉडी देखती है, तो वो सोचती है, ये जिम तो जाता नहीं है, फिर उसके एब्स कैसे है? ये इतना फिट कैसे है? उसे यहाँ पर वापस से अस्थमा का अटैक आने लगता है, तो फू जल्दी-जल्दी उसे उसको दवा देता है खाने के लिए। दवा खाने के बाद जब जीजी थोड़ा-सा रिलैक्स होती है, तो उसके दिमाग में आता है, 1 मिनट, फू को कैसे पता कि मैं 2 मेडिकेशन लेती हूँ? उसके सामने तो उसने पहले कभी ये दवा नहीं खाया। वो फू से पूछने लगती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 गोलियाँ लेती हूँ इस दवा का? वो यहाँ पर शुरुआत में टालने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी इस तरीके से फू का हाफ फेस कवर करके देखती है, तो वो 80% श्योर हो जाती है कि फू और के दोनों सेम ही हैं। फू यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी हाइड नहीं कर पाता है और वो जीजी के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि एक्चुअल में वही के है। और तियान ने इस तरीके से तियान की फैमिली ने उसकी मॉम को मारा था, इसी वजह से वो उनसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद फू को लगा था कि शायद जीजी उस पर गुस्सा करेगी कि उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताया, लेकिन जीजी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी और वो उसे कहती है कि नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ज़रूर ही तुम्हारे कुछ अपने ये होंगे, रीज़न्स होंगे, जिस वजह से कि तुमने यहाँ पर मुझे बात नहीं बताया है। फू ये सुन कर के काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो ज़िज़ी से प्यार करने लगा था। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि सब ठीक है ना? तियान को तुम्हारे प्लेस के बारे में तो नहीं पता चला? उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, अभी तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप जल्दी ही लेना होगा। अब यहाँ पर वो उसे बताता है कि एक्चुअल में रियल में तुम्हारी बहन की मौत के पीछे कोई और नहीं, तियान ही है। उसने तुम्हारी बहन से शादी करने से साफ मना कर दिया था क्योंकि वो उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकता था। जीजी समझ जाती है कि तियान एक किलर है। इसके बाद वो यहाँ पर जीजी को अपने उस सीक्रेट अड्डे पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो के बन कर के गया था। और वो कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी बहन का भी केस काफ़ी लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मुझे पता था कि तियान ज़रूर ही कोई कांड करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया। उसने उसे बहुत ही मेंटल टॉर्चर दिया था। अब ज़िज़ी ने जो यहाँ पर इस तरीके से तियान के फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया था, उस वजह से वो लोग यहाँ पर तियान की सारी बातें सुन पाते हैं। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को कहता है कि ज़िज़ी को वो यहाँ पर लेकर के आया हुआ, वो अंदर कमरे में तियान को ट्रैक करने के लिए कोशिश कर रहा था। और इधर हम लोग देखते हैं कि तियान को पता चल गया था कि के का अड्डा किधर है। वो जीजी को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि बाई चांस अगर वो पकड़ा गया तो जीजी यहाँ बीच में ना आए, और तब तक यहाँ पर तियान और अपने गुंडे लोगों को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। और इधर जीजी बाहर भाग रही थी, तो उसका फ्रेंड ने यहाँ पर उसे सेव करता है। फ़ू ने उस और जीजी को ऑर्डर दिए थे उससे वहाँ से निकल जाने के लिए। जीजी कह रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर हमें फ़ू का जान बचाना ही होगा। वो यहाँ पर तियान के खिलाफ सारे प्रूफ्स उसके फ्रेंड को दे देता है और कहता है पुलिस को लेकर के आओ, हमें फ़ू की जान बचानी ही होगी। जीजी यहाँ पर तब तक कुछ और लोगों को लेकर के उस प्लेस पर पहुँचती है। उसके डैड भी वहाँ पर थे। वो लोग वहाँ पर इस तरीके से
फू को पकड़ कर के रखे हुए थे। अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि फू और के दोनों सेम हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैसे ही मास्क खुलता है, उसके डैड भी देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं कि फू यहाँ पर इतने दिनों से एक्टिंग कर रहा था। तियान और उसकी मॉम कहने लगते हैं कि देख रहे हैं आपने, ये कितना बड़ा धोखेबाज है, इस तरीके से वो हमें धोखा दे रहा है। फू उसे कहता है कि डैड आप मेरी बात का भरोसा करिए, मेरी मॉम को भी इन्हीं लोगों ने मारा है और ये इतने सालों से आपकी कंपनी में सिर्फ पैसे चोरी करने के लिए हैं। इन्हें आपसे कोई लगाव नहीं है, ये लोग सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ हैं। तियान इतने सालों से अपनी मॉम के साथ मिल कर के कंपनी में कितना फ्रॉड किया है, ये सब कुछ वो उन्हें दिखा देता है और तियान ने एक्चुअल में कितने लोगों का मर्डर किया, ये करवाया है, वो सब कुछ अपने डैड को बता देता है। अब यहाँ पर तियान इस चीज़ को नकार रहा था और साथ ही में उसकी मॉम भी। तियान तो फू यहाँ पर उसके डैड को सारे प्रूफ्स दिखा देता है। जीजी भी साथ में आई हुई थी अपने लोगों को लेकर के, वो उसके डैड को बताती है कि देखिए फू जो भी कह रहा है सब सच कह रहा है। इस तरीके से तियान ने आपको इतने सालों तक इतना धोखा दिया है और मैं अपने सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अब उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो उसने उसकी पहली वाइफ़ को मारा और ऊपर से वो यहाँ पर उसे ही धोखा दे रहे हैं। वो यहाँ पर पुलिस को लेकर के आई हुई थी तियान, और उसकी मॉम का तो पोल यहाँ पर खुल जाता है। तियान बहुत ही गुस्सा था फू से कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और वो उसे मारने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर फू एटलीस्ट उसे संभाल लेता है और यहाँ पर फू के डैड अपनी सेकंड वाइफ से डाइवोर्स देने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस तरीके से उसी ने उसकी फर्स्ट वाइफ को मारा है और ऊपर से वो पैसे के भी मामले में इस तरीके से उसे धोखा दे रही थी। तो फिर तो वो उसके साथ कभी नहीं रहने वाले थे। फुल ऑन फैमिली ड्रामा यहाँ पर चल रहा था। तब तक फाइनली यहाँ पर पुलिस आती है और वो इन दोनों को पकड़ करके लेकर के जाती है, एक को मर्डर के केस में और एक को फ्रॉड करने के केस में। फाइनली यहाँ पर जीजी का रिवेंज कंप्लीट होता है और अब वो और फू दोनों रिलेशनशिप में थे। फू को ऐसे सरप्राइज़ देने के लिए वो उसे एक दूसरी जगह गार्डन में बुलाती है, जहाँ पर कि उसके साथ वो कैंडल लाइट डिनर करने वाली थी और वो उसे ब्लाइंडफोल्ड करके बुलाई थी, जैसे कि वो उससे बुलाया करता था। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद से दोनों रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। तियान और उसकी मॉम जेल में थे, उसके डैड को अब कोई प्रॉब्लम नहीं था और कहानी हमारी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग जल्दी से एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।